नमस्कार। मैं आप सबके बीच में अपनी कहानी सोने की गाय में बदलता एक देश से एक अंश यहाँ पर पढ़ने के लिए उपस्थित हूँ। यह कहानी मेरे संग्रह बदलता हुआ देश में संकलित है, तो प्रस्तुत है उसका एक अंश। यह जिस स्वर्ण देश की कहानी है वह अतीत में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। चुनाव के बाद नए राजा ने ऐलान किया कि हमारा लक्ष्य देश को सोने की चिड़िया बनाना न होकर सोने की गाय बनाना है। चिड़िया मांसाहारी होती हैं, वे मासूम कीड़ों को खाकर उड़ जाती हैं। वे आदर्श प्रतीक नहीं हैं क्योंकि उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। आदर्श प्रतीक वही हो सकता है जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सके। इस लिहाज से गायें सबसे आदर्श प्रतीक हैं, इसलिए भी क्योंकि वे पूरी तरह से पवित्र हैं। पहले संतानोत्पत्ति आदि के सिलसिले में उनकी पवित्रता खंडित हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे लोगों ने यह काम पूरी तरह से संभाल लिया है। अब उनकी नस्ल भी हमारे नियंत्रण में है, इसलिए अब हमने ठान लिया है कि हम इस देश को सोने की गाय बनाकर रहेंगे। यह एक ऐसा देश था जो आदर्श होने की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए देश की मीडिया भी पूरी तरह से जागरूक और एक पवित्र कर्तव्य बोध से भरा था। उसने सवाल उठाया कि सोने की गाय ही क्यों? सोने का हाथी, शेर या कि गैंडा क्यों नहीं? राजा ने कहा कि उसका भाषण गौर से सुना जाए। इस सवाल का जवाब वह पहले ही दे चुका है। फिर उसने मजाक में कहा कि हमें एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। चिड़िया से गाय तक तो ठीक है, पर सीधे हाथी पर आ जाना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? यह कहकर राजा बहुत जोर से हंसा। उसके साथ मीडिया भी हंसा और कई दिनों तक हंसता रहा। उस हंसी से इतना पवित्र शोर फैला कि सभी तरह की गायें खुशी के मारे कांपने लगी। नया राजा जो कहता था वह करता भी था। अगले ही दिन नए राजा ने ऐलान किया कि गायों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया जा रहा है जो सीधे राजा के अधीन काम करेगा। उसने राष्ट्रीय प्रतीक मंत्री को इस विभाग का उप मंत्री बनाया और ऐलान किया कि चूंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मंत्री कभी भी उससे विचार विमर्श कर सकते। मंत्री जी ने राजा से गहन विमर्श करने के बाद तय किया कि देश भर की सभी गायों की नए सिरे से गिनती कराई जाएगी। इसके बाद गायों के जन्म और मृत्यु का एक वैज्ञानिक ग्राफ बनाया जाएगा। वह ग्राफ हमेशा अपडेट होता रहे। इसके लिए जरूरी है कि हर गाय को एक निश्चित संख्या दी जाए जिससे उसकी पहचान संभव हो सके। यह पहचान पत्र हर गाय के माथे पर ऑपरेशन के द्वारा हमेशा के लिए लगा दिया जाना था, जिससे सभी गायें सीधे तौर पर मंत्रालय के डाटा सेंटर से जुड़ी रही। इस पहचान पत्र में गाय की नस्ल, उसके द्वारा दिए जाने वाले दूध की मात्रा, उम्र और शरीर में उपलब्ध मांस का सही ब्यौरा दर्ज किया जाना था। इस महत्वपूर्ण परियोजना का ठेका राजा के एक विश्वस्त धन्ना सेठ को दिया गया जो कई पीढ़ियों से गायों के मांस, चमड़े, हड्डी आदि के व्यापार में लगा हुआ था और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा दिलवा रहा था। गायों के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता, राजा ने कहा। सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और राजा की जय जयकार की। अब देश को सोने की गाय बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। धन्ना सेठ ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय प्रतीक की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए राजा से वे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वे इस योजना में लगने वाली धनराशि को इसी योजना से पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को वे कुछ इस तरह से संचालित करेंगे कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा हो और लोगों को इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना से जुड़ने का सम्मान हासिल करने का मौका मिले। धन्ना सेठ ने मंत्री को विश्वास में लेकर सबसे पहले गौसैनिकों की खुली भर्ती का ऐलान किया जो इस परियोजना को संभव बनाने वाले थे। फिर वह पहचान पत्र डिजाइन करवाया जो गायों के माथे पर ऑपरेशन के द्वारा लगाया जाना था। इसके बाद गौ सैनिकों को इस काम पर लगा दिया गया कि वे गायों के माथे पर एक निश्चित अवधि के भीतर पहचान पत्र लगा दें। चूंकि न तो गौ सैनिकों को इस काम का कोई अनुभव था, न ही गायों को, इसलिए बड़ी संख्या में गायें खेत रही। धन्ना सेठ ने प्रतीक मंत्री को इसके लिए बधाई दी और कहा कि ये गायें कमजोर और बूढ़ी थीं, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक होने की पात्रता नहीं रखती थी, पर एक दूसरे तरीके से वे हमारी इस योजना के काम आएंगे। उनका मांस, हड्डी और चमड़ा बेचकर इस संसाधन के लिए धन एकत्र किया जाएगा और इन गायों को वही सम्मान दिया जाएगा जो महान देश भारत की परंपरा में दानवीर, शिवी और दधीचि का है। अगला नंबर साणों का था। साणों का यूं भी खेती किसानी में कोई काम नहीं रह गया था, बल्कि वे फसलों के दुश्मन ही थे। कई बार तो वे अपनी ताकत के नशे में गायों को भी चोट पहुंचाते थे। फिर भी गायें राजा के इस कदम से हिल गईं। जब बड़ी संख्या में सांड धरे पकड़े जा रहे थे तो गायों का एक प्रतिनिधिमंडल राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने प्रेम और धैर्य से उसकी समस्या सुनी और कहा कि किसी भी प्रतीक को अपनी समस्या बताने या प्रतिनिधिमंडल लेकर आने का कोई हक नहीं है। फिर भी चूंकि वह उदार और लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राजा है, इसलिए उसने गायों की बात सुनी। अब गायों को भी यह जानना चाहिए कि हम यह कदम गायों की सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं।
हमें गौसैनिकों से खबर मिली है कि कई जगह पर सांडों ने गौपालकों और गायों को चोट पहुंचाई। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह ठीक है कि वे गायों के कुल से आते हैं, पर वे कुलघाती हो गए हैं। उन्हें इस बात की सजा मिलेगी। उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि मरने के बाद ही सही, पर वे गायों के लिए काम में आए। तय पाया गया कि उनका मांस इस देश के लोग तो खा नहीं सकते, क्योंकि वे माता के कुल से हैं, इसलिए उस मांस का उन देशों में निर्यात कर दिया जाएगा जो उन्हें खाते हैं। इस तरह से गोकुल की हत्या का पाप भी बढ़ जाएगा। उनकी हड्डियों से बनी खाद खेतों में जाएगी और देश की कृषि व्यवस्था में अपना योगदान देगी। किसानों के नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी जिनकी फसलें इन सांडों ने चौपट की होंगे। किसान फायदे में आएंगे तो यह बात गायों के लिए भी फायदे की होगी, उन्हें बढ़िया चारा मिलेगा। इसी तरह इन सांडों की खालें गौ सैनिकों के काम आएंगी। वे इन खालों को पहनकर गायों के बीच गायों के भेष में ही मौजूद रहेंगे या गायों की अभेद सुरक्षा व्यवस्था होगी। गौ सैनिकों को 4 पैरों पर चलने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्हें सींगों और खुरों का उपयोग सिखाया जा रहा था। मनोवैज्ञानिक एक और तरह से उन पर काम कर रहे थे। उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि सांड की खाल पहनने के बाद वे भीतर से सांड जैसा महसूस करें। तब गायों के साथ उनका ज्यादा अपनापा बनेगा और वे गायों की हिफाजत के लिए न किसी की जान लेने से डरेंगे, न ही अपनी जान देने से। उन्हें बताया गया था कि उन्हें हर हाल में गायों की रक्षा करनी है। यही बात उनके लिए एकमात्र कानून और धर्म है। इसके रास्ते में अन्य जो भी कानून आए उन्हें वे बेहिचक तोड़ सकते हैं। गौ सैनिक जिस गति से यह सब सीख रहे थे और नई स्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल रहे थे, बहुत संभव था कि जल्दी ही वे असली सांडों में बदल जाने वाले थे। मदद के लिए उन्हें नियमित तौर पर पूंछवर्धक पेय दिया जा रहा था। उधर असली सांड परेशान थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे क्रोध में इधर उधर बिफरते हुए घूमते। आखिर में उन्होंने तय किया कि इतनी आसानी से वे हार नहीं मानेंगे। वे गौ सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पर यह लड़ाई कायदे से एक दिन भी नहीं चल पाई। सांडों की लड़ाई के जो भी तौर तरीके आते थे वे सब बेकार साबित हो रहे थे। वे पूंछ खड़ी करके नथुने फुफकारते हुए अपने पैरों से जमीन को खोदते कंपाते आगे बढ़ते, तब तक उनका काम तमाम हो जाता। उनकी पूंछ उठती की काट ली जाती। उनकी पूंछ से बने कई पूंछवर्धक पेय बाजार में उतार दिए गए थे, जिनके नियमित सेवन से सदियों पहले गिरकर खो गई पूंछ फिर से उगानी थी। असली सांड नकली सांडों से हार रहे थे। बाद में जब गौसैनिकों के लिए खालें कम पड़ गई तो गायों की अनुमति से कुछ और गायों से उनकी खाल का दान मांगा गया। यह गायों की सुरक्षा का सवाल था और इसमें राजा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता। गायों की हिचक पर राजा ने उन्हें बताया कि जैसे सभी युद्ध शांति की स्थापना के लिए किए जाते हैं, वैसे ही गायों की रक्षा के लिए बहुत सारी गायों का मारा जाना जरूरी था, जिससे कि गौरक्षकों के लिए पर्याप्त मात्रा में गौ कवच तैयार किए जा सके। इस तरह से धीरे धीरे जब गायें बहुत कम हो गईं, तो देश के किसानों को इस बात की छूट दी गई कि वे चाहें तो अपना पंजीकरण गाय के रूप में करा सकते हैं। इस तरह से गायों को मिलने वाली सभी सुविधाएं और सुरक्षा पा सकते हैं। बाद में राजा ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में इस योजना को प्रमुखता से गिनाया कि उसने किसानों को गाय होने का हक दिया, जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार संभव हुआ। राजा की बातें सभी लोग अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए बड़ी मात्रा में गोबर चाहिए था जो लोगों के दिमागों में भरा जा सके। यह जिम्मेदारी देश की मीडिया को सौंपी गई, जिसने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। उसने गोबर को तरंगों में बदल दिया था। अब वह गोबर न सिर्फ उसकी आंखों और कानों के रास्ते बल्कि सभी संभव रास्तों से इंसानी दिमागों में अपनी वाजिब जगह ले रहा था। बहुतेरी जगहों पर तो अंदर भी गोबर था, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिनके दिमागों में पढ़ाई लिखाई और अपसंस्कृति का कचरा पहुंच चुका था। गोबर उन्हें तेजी से बाहर निकाल रहा था और उनकी जगह खुद ले रहा था। गायों को संरक्षण देकर देश को सोने की गाय बनाने वाली इस योजना के साल भर पूरे होने पर देश की राजधानी में एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजा की इस योजना में प्राण से लगे धन्ना सेठ ने बताया कि यह योजना अभूतपूर्व रूप से सफल हो रही है। गायों के मांस और हड्डियों से हमें बड़ी मात्रा में सोना हासिल हो रहा है। इस सोने का बड़ा हिस्सा गौ संवर्धन में खर्च किया जा रहा है। एक मूर्ख पत्रकार के यह पूछने पर कि गायों के संवर्धन के लिए गायों को भला मारना क्यों पड़ रहा है, राजा ने कहा कि यह नीतिगत मसला है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, धन्ना सेठ ने जरूर इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि हम तो मरी हुई गायों का मांस बेचते हैं जिन्हें मशीनें मारती हैं, और मशीनों पर इंसानी कायदे भला कैसे लागू किए जा सकते हैं। उसी रात आयोजित रात्रि भोज में राजा ने धन्ना सेठ से हुई एक ऑफलाइन बातचीत में हंसते हुए बताया कि वह बनाना तो सोने का हाथी ही चाहता था, पर उसमें कई दिक्कतें। पहली यह कि हाथी संख्या में बहुत कम है। दूसरे, उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल काम है। तीसरी यह कि एक विपक्षी दल का चुनाव निशान बनकर वह पहले ही पतित हो चुका है। और सबसे आखिरी और जरूरी बात यह कि उसकी खाल ओढ़ना गौसैनिकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो वह बनाना तो सोने का हाथी चाहता था, पर मुश्किल यह थी
कि घुटनों के बल पर जाने के बाद गौ सैनिक हाथी तो क्या हाथी के बच्चे भी नहीं दिखते। सदा गंभीर रहने वाला धन्ना सेठ इस बात पर बहुत देर तक हंसता रहा। उसका साथ देने के लिए राजा भी देर तक हंसा। हंसते हुए राजा को अचानक से खांसी आ गई। फिर धन्ना सेठ देर तक राजा की पीठ सहलाता रहा। उधर गाय थी जो बेबस या सब देख रही थे। माथे पर जड़े हुए पहचान पत्र से उसका सिर दुखता रहता। कुछ गायों ने दीवार में या कि किसी पेड़ आदि पर माथा रगड़ते हुए पहचान पत्र से मुक्ति पानी चाहिए, तो उनका यह कदम राष्ट्रद्रोह माना गया। उन्हें सजा में फांसी दी गई ताकि दूसरे गायों के लिए यह सबक। जब राष्ट्र की प्रतीक गाय ही राष्ट्र की अवज्ञा करेगी तब यह राष्ट्र भला कैसे चलेगा। गायों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे तो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें प्रेम और अपने बन से सहलाने और उनकी देखभाल करने वाले हाथ अब डरे डरे से क्यों लगते हैं। उनमें वह सिहरन भला कहाँ से आ गई, वे कुछ भी न समझ पाती। उनकी बड़ी बड़ी निर्दोष आंखें हमेशा पनियाई रहती, उनके कान हमेशा हिलते रहते। वे बस घास खाती और दूध देती किसी तरह से अपना जीवन बिता रही। आखिरकार वे गाय ही तो थी। उन्हें पता ही नहीं था कि इस देश में उनकी हैसियत इतनी बदल चुकी है। वे एक ताकतवर राष्ट्रीय प्रतीक में बदल चुकी थी। उनका नाम लेकर किसी का भी सिर धड़ से अलग किया जा सकता। वैसे अगर उन्हें यह पता चल भी जाता तो भला वे क्या कर लेते। और रही उस देश के लोगों की बात, तो इसके पहले गाय शब्द सुनकर उनके मन में एक ऐसे सीधे साधे जानवर की छवि बसती थी जिसके प्रति उनके मन में कहीं गहरा कृतज्ञता बोध था। पर देश को सोने की गाय बनाने वाली इस महान परियोजना के बाद गाय शब्द सुनते ही उन्हें कंपकपी होती और उनके सामने एक ऐसे जानवर की छवि आती जिसने सदियों का अपना भोजन चारा खाना छोड़ दिया था। अब वह इंसानों का मांस खाती थी और खून पीती थी। विडंबना यह थी कि इस सब में बेचारी गाय कोई गलती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।